आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। यूनेस्को ने एक आशंका जताई है कि इस महामारी के गुजर जाने के बाद शायद विश्व में 11 मिलियन यानी 1 करोड़ 10 लाख लड़कियां ऐसी होंगी जो स्कूल लौट ही नहीं सकेंगी। यूनेस्को के अनुसार लॉकडाउन के दौरान स्कूल्स बंद होने का बड़ा नुकसान होगा। वैसे भी दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां लड़कियों को पढ़ने को लोग बहुत मुश्किल से भेजते हैं। एक बार स्कूल बंद हुए तो ये अवसर और कम हो जाएगा। लोग पता नहीं फिर से एक बार लड़कियों को स्कूल भेजें या ना भेजें। शायद एक बार फिर से नए सिरे से कोई कैंपेन शुरू करना हो, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना हो। इस महामारी से गुजर जाने के बाद इसके निशान बाकी रहेंगे देर तक और हम उन सब को महसूस करेंगे, मगर हम सब कर लेंगे, हम कामयाब होंगे। नमस्कार, मैं हूं माधुरी, आज का कोरोना कवरेज लेकर हाजिर हूं। आज मैंने बालिकाओं से इसलिए शुरुआत की कोरोना कवरेज की क्योंकि मैं अपडेट्स देख रही थी तो ये बात एक सामने आई ही। कल से नवरात्र भी शुरू हो रहे हैं। हर जगह देवी के मंदिरों की चर्चा है। कुछ बंद हैं, कुछ तीर्थ चालू हैं, मगर सख्त नियम और जांच के साथ ही वहां जाना संभव होगा। तो क्योंकि नवरात्र है तो बालिकाओं की बात तो आती ही है। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं मैं आपको बता दूं। बड़ा ही कॉमन सा एक सवाल है हर मन में कि वैक्सीन आई तो सबसे पहले किसको मिलेगी। तो इस सवाल का जवाब आज के कोरोना कवरेज में हम देने की कोशिश करेंगे। और क्या इस बार नवरात्र में पहले जैसी धूम रहेगी, इस पर भी बात करेंगे और एक कोरोना वॉरियर से मुलाकात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपडेट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों से टेस्टिंग और सीरो सर्वे बढ़ाने को कहा है। साथ ही कहा है कि कम कीमत पर टेस्टिंग की सुविधाएं सबको मुहैया होनी चाहिए। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 73,70,000 से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटों में करीब 63,65,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए और करीब 70,500 मरीज ठीक हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स के कंटेनर्स और डिस्पेंसर पंप्स के एक्सपोर्ट की छूट दे दी है। अब तक कोरोना संकट को देखते हुए इस पर रोक लगाई गई थी। भारत की पेपर बेस्ड टेस्ट स्ट्रिप फेलुदा बाजार में आने के लिए तैयार है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य के अस्पतालों में फिर से ओपीडी सर्विसेज और कुछ जरूरी सर्जरी शुरू करने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश 1.25 करोड़ कोरोना वायरस टेस्ट करने वाला पहला राज्य बन गया है। रायपुर से प्रयागराज और मुंबई के लिए फिर से फ्लाइट शुरू की जा रही है। इंडिगो एयरलाइंस 25 अक्टूबर से फ्लाइट शुरू करेगा, जो फ्लाइट मार्च में लगे लॉकडाउन के दौरान बंद कर दी गई थी। दुर्गा पूजा के दौरान राज्य में कोविड-19 के मामलों के बढ़ने की आशंका के मद्देनजर पश्चिम बंगाल में डॉक्टर्स को त्योहार के 4 दिनों के दौरान शहर से बाहर नहीं जाने के लिए कहा है। वैष्णो देवी मंदिर नवरात्र के लिए तैयार है। मंदिर में आने वाले लोगों को कोविड-19 नेगेटिव होना जरूरी होगा। भुवनेश्वर में अगले चरण का सीरो सर्वे आज से शुरू हो रहा है। कर्नाटक सरकार ने दिवाली पर पटाखों की बिक्री के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। गिर नेशनल पार्क आज से सैलानियों के लिए खुल गया है। मशहूर गायक कुमार सानू कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। WHO का कहना है कि कोविड-19 के उपचार में इस्तेमाल की जाने वाली रेमडेसिविर दवा कोविड मरीजों की मृत्यु दर को कम नहीं करती है और इस दवा का बहुत कम या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वियतनाम ने 2020 F1 रेस पेंडेमिक के कारण कैंसिल कर दी है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर सिडनी ने न्यूजीलैंड से आने वाले पर्यटकों को अनुमति दे दी है और दूसरी बड़ी सिटी मेलबोर्न ने 100 दिन का लॉकडाउन पूरा कर लिया है। विश्व के सबसे बड़े लॉकडाउन में से ये एक बन गया है। फ्रांस में रोजाना दर्ज होने वाले संक्रमण के मामले 30,000 के करीब पहुंच गए हैं और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड के कारण लगाए गए लॉकडाउन को असंवैधानिक बताया है। जी, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत में अगले कुछ महीने में वैक्सीन आ जाएगी और 6 महीने के भीतर इसे भारत के लोगों को दे दिया जाएगा।
ये तो वाकई में अच्छी बात है और अच्छी खबर भी है, एक राहत से मिलती है। इस बीच WHO ने ये कहा है कि युवाओं और हेल्दी लोगों को वैक्सीन मिलेगी साल 2022 तक। तो एक सवाल ज़हन में कुलबुलाता ही है कि आखिर किन्हें वैक्सीन पहले मिलेगी। इस सवाल का जवाब जानने को मैंने डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया से बात की, जो जाने माने एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं। जी डॉक्टर साहब। दो बातें हम निश्चित रूप से जानते हैं। एक कि कुछ वैक्सीन अगले साल की शुरुआत तक उपलब्ध हो जाएंगी। वो संख्या क्या होगी यह कहना मुश्किल है, बट निश्चित रूप से कुछ वैक्सीन उपलब्ध होंगी सारे विश्व में लोगों के लिए। दूसरा बात हम जानते हैं कि जो भी वैक्सीन आएंगी उनकी मात्रा सीमित रहेगी, अर्थात यह सारी आबादी के लिए नहीं होगी, कुछ आबादी को दी जा सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में बात आती है कि किसको वैक्सीनेशन के लिए प्राथमिकता दी जाए। इसके लिए दुनिया भर में कई चर्चाएं चल रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कुछ गाइडलाइंस पर काम हो रहा है, कुछ बेसिक सिद्धांतों का इसमें पालन किया जाएगा, लेकिन अंत में यह एक देश की लोकल एपिडेमियोलॉजी के आधार पर एक कंट्री डिसाइड करेगी कि किसको वैक्सीनेशन करना है। कुछ मोटे मोटे सिद्धांत अब तक आ चुके हैं कि जब भी वैक्सीन आएगी तो सबसे पहले फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर, जो हेल्थ वर्कर जैसे डॉक्टर, नर्सेज और कम्युनिटी वर्कर सीधे मरीजों के संपर्क में आते हैं या जिनको इन्फेक्शन होने की संभावना है, तो लगभग सर्वसम्मति है कि फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को पहले वैक्सीन दी जाएगी। उसके अलावा इसेंशियल हेल्थ वर्कर जैसे पुलिस पर्सन जो सारी व्यवस्था में लगे हुए हैं, बस ड्राइवर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, तो जो इसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको वैक्सीनेशन दी जाएगी। तो फ्रंट लाइन एंड इसेंशियल हेल्थ वर्कर कुल मिलाकर करीब 3% आबादी बनाते हैं ज्यादातर सेटिंग्स में। तो सबसे पहले उनको वैक्सीनेशन की प्राथमिकता दी जाएगी और लगभग भारत में भी यही बात चल रही है और सारी दुनिया में बात चल रही है। उसके बाद जो अगला ग्रुप उसकी चर्चा हो रही है वह है वो व्यक्ति, चाहे वो किसी भी आयु वर्ग के हों, जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी हो, उनको कोई पहले से बीमारी हो। और इसका कारण है कि यह देखा गया है कि कोमॉर्बिडिटी वाले व्यक्ति में मृत्यु या गंभीर बीमारी की संभावना अधिक रहती है, और जब वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी तो गंभीर बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीनेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर इन सब व्यक्तियों को भी शामिल कर लिया जाए तो करीब 20% आबादी ऐसी हो जाती है। और सारी दुनिया में चर्चा चल रही है कि पहले 20% आबादी को ही वैक्सीनेशन किया जाएगा। हालांकि इन सब बातों को हमें एक बात और ध्यान रखनी होगी कि अभी कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनको हम नहीं जानते, जैसे कि वैक्सीनेशन करने के बाद कितने समय तक इम्यूनिटी रहेगी। अगर इम्यूनिटी लंबे समय तक रहती है तो जो नई वैक्सीन और अतिरिक्त वैक्सीन आएंगी वो दूसरी पॉपुलेशन को दी जा सकती है। लेकिन अगर वैक्सीनेशन के बाद इम्यूनिटी कुछ ही समय रहती है तो हो सकता है कि जिनको वैक्सीनेशन कर दिया गया उनको रिपीट वैक्सीनेशन करने की जरूरत पड़े, और खासतौर से हेल्थ वर्कर्स अन्य को। तो कुछ अननोन है और कुछ नोन है। प्रायोरिटाइजेशन के कुछ बड़े सिद्धांत बना दिए गए हैं, और अंत में इस प्रायोरिटाइजेशन में एक बात और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, वो होगी कि वैक्सीनेशन कोई भी देश करेगा उसका उद्देश्य क्या है। अगर उद्देश्य है मृत्यु दर को घटाना तो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर, कोमॉर्बिडिटी वाले लोगों को करना होगा। लेकिन अगर बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है और इन्फेक्शन रेट को घटाना है तो फिर स्वस्थ लोगों को भी वैक्सीनेशन करने की जरूरत पड़ेगी। सो पर्पज ऑफ वैक्सीनेशन और पर्पज ऑफ इंटरवेंशन डिसाइड करेगा कि किस तरह से प्रायोरिटाइज किया जा सकता है। अभी सिर्फ मोटे सिद्धांतों पर बात की जा सकती है। जी, मेरा अगला सवाल वैसे वही था कि अगर एडल्ट्स हेल्दी हैं तो भी उन्हें क्या दिया जाएगा, लेकिन आपने जैसे कहा कि पे डिपेंड करेगा प्राथमिकता किसे दी जाती है। तो सर एक बात मैं एक बात और कहना चाहूंगा जी कि जब हम हेल्दी एडल्ट्स की बात करते हैं तो हेल्दी एडल्ट एक आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा है और एक होमोजेनस या समान ग्रुप नहीं है। हेल्दी एडल्ट को भी हम दो बड़े भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक जो हेल्दी एडल्ट जो ज्यादातर घरों पर रहते हैं और बाकी लोगों से मिलते जुलते नहीं है, लेकिन दूसरे हेल्दी एडल्ट जो काम पर जाते हैं और उनसे संभावना है कि इन्फेक्शन दूसरे लोगों को फैले। तो जब भी यह बात आएगी कि आबादी में हेल्दी एडल्ट को वैक्सीनेट करना है तो उनमें भी हो सकता है वैक्सीन की मात्रा के अनुसार जरूरत पड़ेगी कि पहले उन लोगों को जो ऑफिस जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं उनको वैक्सीनेट किया जाए, और जो घरों से काम करते हैं, घरों पर रहते हैं, उनको बाद में वैक्सीनेट किया जाए। तो निश्चित रूप से यह एक ऐसी प्रक्रिया होगी जो उस समय की वैक्सीन की उपलब्धता
और उसका पर्पज के ऊपर निर्भर करेगी। और जैसे मैंने पहले कहा कि इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर स्प्रेड होने से रोकना है, तो बाहर जाने वाले कामकाजी युवा आबादी को वैक्सीनेट करने की जरूरत होगी और बाकी युवा आबादी को बाद में प्राथमिकता दी जाएगी। जी। और क्या बच्चों के लिए जरूरी है कि एक टीकाकरण जैसे उनका होता है कि शुरुआत बचपन से ही 5 साल तक उनको कई टीके लगा दिए जाते हैं, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि बच्चों के लिए ये टीका उसी टीकाकरण का हिस्सा बन जाए? इसमें हमें 2 परिस्थितियों के बारे में सोचना होगा। एक तो अभी पेंडेमिक के दौरान जब उद्देश्य है कि हमें अधिक से अधिक आबादी को टीकाकरण पहुंचाना होगा और लगभग सारी आबादी रिस्क पर है, तो उस पूरी आबादी को वैक्सीनेट करने की जरूरत होगी। तो उसमें देखा गया है कि बच्चे, हालांकि इन्फेक्शन उनको उतना ही होता है, लेकिन उनको बीमारी, चाहे वो माइल्ड, मॉडरेट या सिम्टम या सीरियस बीमारी हो, का स्तर कम होता है, केसेज उसमें उन लोगों में कम होते हैं। तो उस नजर से बच्चे सुरक्षित हैं। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि बच्चे दूसरों को इन्फेक्शन फैला सकते हैं, इसलिए बच्चों को प्राथमिकता के नजर से, वैक्सीनेशन के प्राथमिकता की नजर से अभी पीछे रखा गया है। लेकिन जब कोविड पेंडेमिक खत्म हो जाएगा और वो निश्चित रूप से आएगा, उसके बाद हमारी प्राथमिकता रहेगी कि नए आयु वर्ग जिनको प्रोटेक्शन की जरूरत है उनको वैक्सीनेशन किया जाए। तो फिलहाल जब तक पेंडेमिक के दौरान मेरी राय में ये रूटीन इम्यूनाइजेशन में नहीं आएगा, लेकिन पेंडेमिक खत्म होने के बाद अगर इन्फेक्शन फिर भी फैल रहा है तो पूरी संभावना है कि इसको नियमित टीकाकरण में शामिल कर लिया जाए। लेकिन ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, यह एक बड़ी आबादी के लिए होगा। जैसे फ्लू वैक्सीनेशन होता है तो इसको सभी आयु वर्ग के लोगों को लिए ऑफर किया जाता है। इसी तरह कोविड-19 खत्म होने के बाद, पेंडेमिक खत्म होने के बाद अगर जरूरत हुई न केवल बच्चे बल्कि अन्य आयु वर्ग के लिए टीकाकरण में कोविड-19 वैक्सीन को शामिल किया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल ये है कि बहुत सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं लेकिन वायरस तो उनके अंदर भी है, तो ऐसे लोगों की पहचान कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अगर वायरस उनके अंदर है तो उनको भी टीकाकरण की जरूरत है, तो उन लोगों के लिए क्या होगा? सिम्प्टोमेटिक की जो बात है वो मुख्य रूप से इन्फेक्शन फैलाने के संदर्भ में आती है कि वो व्यक्ति में लक्षण नहीं है लेकिन वो अन्य व्यक्तियों को इन्फेक्शन फैलाते रहते हैं। लेकिन वैक्सीन के संदर्भ में अगर हम एसिम्प्टोमेटिक की बात करें तो फिलहाल उसका यूटिलिटी लिमिटेड है। कारण है उसका कि जब हम एसिम्प्टोमेटिक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि उस व्यक्ति को इन्फेक्शन हो चुका है। वैक्सीन का उद्देश्य होता है इन्फेक्शन से पहले देना। एक बार इन्फेक्शन होने के बाद वैक्सीन की भूमिका नहीं बचती है, इन्फेक्शन को रोकने के लिए वैक्सीनेशन किया जाता है। इसलिए और इसके बावजूद भी एसिम्प्टोमेटिक के संदर्भ में वैक्सीन की भूमिका है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोविड-19 में बहुत बड़ी संख्या में एसिम्प्टोमेटिक लोग होते हैं और ये एसिम्प्टोमेटिक किसी एक आयु वर्ग में नहीं होते बल्कि सभी आयु वर्ग में होते हैं। तो अगर हमें एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन को रोकना है तो हमें काफी सारे आयु वर्ग में वैक्सीनेशन करना होगा। थोड़ा एपिडेमियोलॉजिकल एनालिसिस करना पड़ेगा कि किस आयु वर्ग में एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन अधिक हो रहे हैं और वो एक वैक्सीन प्रायोरिटाइजेशन की एक अप्रोच हो सकती है। लेकिन वैक्सीन का एसिम्प्टोमेटिक केस हो जाने के बाद कोई भूमिका नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी सबकी होती है बात। बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार मैं यानी नितिन ठाकुर आपकी मुलाकात कराऊंगा आपके मनी मैनेजर से। अब बात त्योहारों की। आ ही गए हैं देखिए, कल से घट स्थापना, हवन पूजा, धूप बत्ती की सुगंध होगी, दरो दीवार सजेंगे, बंधनवार लगेगी, पांडाल लगेंगे, लोग शॉपिंग करेंगे। सुनकर बड़ा मजा आ रहा है ना? मगर आप ये देखिए कि इस बार सब वैसा नहीं होगा, सब अलग होगा। नो बड़ा जगराता टाइप आयोजन, जगह जगह होने वाले गरबा डांडिया नहीं होंगे, मंदिरों में वैसी भीड़ नहीं उमड़ेगी, रामलीला भी कई जगह पर नहीं होंगी। पूरे देश में क्या होगा इस दफा, इसकी एक बढ़िया जानकारी खुशबू के पास है। वो मेरे साथ जुड़ गई हैं। जी खुशबू, बताइए कहाँ से लाई हैं जानकारी? अच्छा, यूपी से शुरू कर लेते हैं। इटावा की रामलीला कैंसिल हो गई है, जसवंत नगर शैली की जो रामलीला होती है, और इस बार लेकिन अयोध्या में तो रामलीला हो ही रही है। तो यूपी सरकार ने त्योहारों के मद्देनजर क्या गाइडलाइंस दी हैं? जी हाँ माधुरी,
तो यूपी सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक नवरात्र दुर्गा पूजा के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर ज़्यादा छूट नहीं दी गई है। किसी भी कार्यक्रम जैसे जयंती, मेला, प्रतिमा स्थापना, विसर्जन, रामलीला, इन सभी के लिए पुलिस कमिश्नर या डीएम से अनुमति लेनी होगी। वहीं कंटेनमेंट जोन में किसी भी कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही 65 वर्ष से जो अधिक उम्र के जो व्यक्ति हैं, जिन्हें गंभीर बीमारियां हैं, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं, उन सभी को घर पर रहने की सलाह दी गई है और घर पर ही नवरात्रि मनाने को बोला गया है। जी खुशबू, मैं 2017 में कोलकाता गई थी, तो कोलकाता में बहुत ही खूबसूरत मंजर होता है इन दिनों। दुर्गा पूजा के दौरान पंडाल लगते हैं, पूरा शहर क्या मतलब पूरा राज्य ही दुर्गामयी हो जाता है। तो वहाँ कैसा रहेगा इस दफा? अब माधुरी जी, ये तो हम सभी जानते हैं कि कोलकाता की जो दुर्गा पूजा है वो दुनिया भर में कितनी प्रसिद्ध है। यहाँ पूजा की तैयारियाँ 6-7 महीने पहले ही शुरू हो जाती है, सरस्वती पूजा के बाद से ही। लेकिन इस बार कोरोना के चलते यहाँ चौतरफा सन्नाटा पसरा हुआ है। तो यहाँ जो दुर्गा पूजा का आयोजन है वो 22 अक्टूबर से शुरू होकर 26 अक्टूबर तक रहेगा। इस वर्ष दुर्गा पूजा के अवसर पर किसी भी पंडाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन की सख्त मनाही है। इस साल कार्निवल को भी रद्द कर दिया गया है और पंडालों के पास किसी भी मेले के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लोगों को फेस मास्क पहनना ज़रूरी होगा। सभी श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का भी ध्यान देना होगा। जो सभी आयोजक हैं उनको विशाल बड़े बड़े और खुले पूजा पंडालों को लगाने का निर्देश दिया गया है, जिससे सभी जगह से श्रद्धालुओं के आने और जाने का रास्ता साफ हो। आयोजन कमेटी को ही पंडालों में सैनिटाइज़र और हैंड वॉश की व्यवस्था कराने का जिम्मा दिया गया है। कोरोना के माहौल में चल समारोह की अनुमति नहीं रहेगी और मूर्ति विसर्जन के लिए 10 लोगों को एक साथ आने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। अरे वाह खुशबू, सारे देश को घूम रहे हैं आपके साथ तो आज हम। अच्छा, आप एक बात बताइए कि दिल्ली में क्या दिशा निर्देश हैं सरकार के? तो माधुरी, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA ने कहा है कि त्योहारों के दौरान 31 अक्टूबर तक मेला, कार्यक्रम स्थल के बाहर या अंदर खाने पीने वाले स्टॉल्स लगाने, झूला, रैली और जुलूसों की जो अनुमति है वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर कार्यक्रम आयोजित करने की जो अनुमति मिली है वो उसी वक्त रद्द कर दी जाएगी। सामाजिक दूरी के साथ मंदिरों में एंट्री मिलेगी, यानी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। मंदिरों में प्रसाद, फूल माला, नारियल, चुनरी चढ़ाने पर रोक रहेगी। सिर्फ और सिर्फ दर्शन की इजाज़त होगी। जो दिल्ली का कालका जी मंदिर है, वहाँ भक्तों की बहुत बड़ी संख्या में भीड़ हो जाती है नवरात्रि के समय में। तो ऐसे में सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उन्हें फॉलो करवाना थोड़ा मुश्किल होगा, इसीलिए इस मंदिर को बंद रखा जाएगा। चलिए अब गुजरात भी ले चलिए, जहाँ का गरबा, डांडिया एक से बढ़कर एक नज़ारे, सजा धजा गुजरात और वो पंछेड़ा की धूम। वहाँ क्या गाइडलाइंस दिए हैं सरकार ने खुशबू? तो माधुरी, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने कि नवरात्रि के समय में गुजरात का गरबा, डांडिया जैसे जो प्रोग्राम है वो बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इन सभी पर सख्त मनाही है। भक्तों को मूर्तियों को स्थापित करने और स्थानीय अधिकारियों से अनुमति मिलने के बाद सार्वजनिक रूप से खुले स्थानों में पूजा करने की अनुमति मिल सकती है। प्रसाद को छूने या प्रसाद बांटने की परमिशन बिल्कुल नहीं मिलेगी। इसके साथ ही मेलों, रैलियों और प्रदर्शनियों, रावण दहन, रामलीला, शोभा यात्रा जैसे बड़े कार्यक्रमों में जहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, उन पर प्रतिबंध रहेगा। 200 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे और कार्यक्रम का जो समय होगा वो सिर्फ 1 घंटे का होगा। उधर मध्य प्रदेश में भी नवरात्रि के दौरान माता के सभी मंदिर खुले रहेंगे। जो लोग भी मंदिर जाते हैं वो कोरोना की गाइडलाइन का
पालन करते हुए दर्शन कर सकेंगे। महाराष्ट्र के गाइडलाइंस के तहत घर पर मूर्तियां 2 फीट से अधिक की नहीं होनी चाहिए और पंडालों में मूर्तियों की ऊंचाई 4 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। वहीं सरकार ने गरबा और डांडिया पर भी रोक लगा दी है। तो माधुरी, कुल मिलाकर यही है कि हर कदम पर आपको कई नियमों कायदों का पालन करना होगा। इसके लिए आप पर कड़ी नज़र भी होगी। अगर आप कंटेनमेंट जोन में रह रहे हैं तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने घरों में ही इस त्योहार को मनाने की अपील की है। जी, त्योहारों पर सबका घर आना जाना होता ही है खुशबू। तो मुझे आलोक धनवा की एक बहुत ही खूबसूरत पंक्ति याद आ गई है बात करते करते। हर भले आदमी की एक रेल होती है जो माँ के घर की ओर जाती है, सीटी बजाती हुई, धुआं उड़ाती हुई। त्योहारों पर लोग घर जाने को रेल का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए कई फेस्टिव ट्रेन्स भी चलाई गई हैं, पर ट्रेन का सफर भी इस बार कुछ बदला हुआ होगा। बताइए, कुछ बदलाव है खुशबू? जी हाँ माधुरी, तो अब क्योंकि त्योहारों का सीज़न शुरू हो गया है तो इधर रेलवे ने भी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, क्योंकि सभी अपने परिवारों के साथ इसे मनाने के लिए सफ़र भी करेंगे। तो अगर आप लोग सभी हाल ही के दिनों में ट्रेन से सफ़र करने वाले हैं तो ज़रा इन गाइडलाइंस को ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहला है कि यात्रा के दौरान मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग कंपलसरी है। ऐसी गतिविधियां जो रेलवे स्टेशनों और रेलगाड़ियों में गंदगी फैलाती हो या फिर सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्रभावित कर सकती हों, उसकी सख्त मनाही है। ऐसे ही आप कोरोना पॉजिटिव हैं तो आपको सफ़र करना बिल्कुल मना है। अगर आप इन सारी एहतियातों को नहीं बरतते हैं तो आप पर कार्रवाई की जा सकती है। रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 145, 153 और 154 के तहत कारावास या जुर्माना की सज़ा का प्रावधान किया गया है। कहने का मतलब ये है कि यात्रा नियमों को तोड़ने पर आप जेल जा सकते हैं। आपकी कौन कौन सी गलतियां कार्रवाई के दायरे में आएगी? तो अगर आप कोविड पॉजिटिव घोषित किए जाते हैं, इसके बावजूद अगर आप रेलवे स्टेशन या ऐसे ही अन्य क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, एंट्री लेते हैं और ट्रेन में चढ़ते हैं, तो भी कार्रवाई के दायरे में आता है। सार्वजनिक स्थल पर जानबूझकर थूकना या शौच करना भी सज़ा के दायरे में आता है। तो इन सारी गाइडलाइन से आप इतना तो समझ गए होंगे कि इस बार अगर आप त्यौहार में घर से बाहर निकलते हैं, पूजा में शामिल होना चाहते हैं या ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं तो इन नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होगा, नहीं तो ये त्यौहार का सीज़न महंगा पड़ सकता है आप सभी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू। और अब चलते चलते आपको गोरेगांव मुंबई की नेस्को जंबो कोविड फैसिलिटी की डॉक्टर नीलम अंद्राडे से मिलवाते हैं। इस कोविड सेंटर में 2000 से भी ज्यादा बेड हैं और इसे शुरू करने की जिम्मेदारी जब डॉक्टर नीलम को मिली तो उन्हें एकदम से थोड़ी घबराहट हुई। उन्हें लगा कि वो कैसे इसे कर पाएंगी, मुश्किलात आए, लेकिन 10 दिन में न सिर्फ उन्होंने इसकी शुरुआत की बल्कि आज शायद ये सबसे बड़ा कोविड सेंटर है। डॉक्टर नीलम। मैडम, एक तो मैं आपको बताऊं कि मैं वैसे डीन हूँ नायर हॉस्पिटल डेंटल कॉलेज की और मई 19 को मुझे कमिश्नर, हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर हैं इकबाल चहल सर जी, और उन्होंने एक ऑर्डर पास किया कि मुझे डीन इंचार्ज नेस्को जंबो फैसिलिटी में जाना है और वहाँ का सेटअप करना है और स्मूथ रन करना है। तो वो एक ऑर्डर लेकर जब मैं आई यहाँ पर 19 मई को, तो यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ 5 एग्जीबिशन हॉल्स हैं, बहुत बड़े बड़े हॉल्स हैं और यहाँ पर एक पूरा हॉस्पिटल ट्रांजिट सेटअप करना था जिसके लिए मुझे सिर्फ 10 दिन दिए गए थे। और तब की ये जो पैंडेमिक था बहुत ही इसे अटेंशन देना मुंबईकर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी था। तो पहले तो मैं थोड़ा घबरा गई कि ये कैसे हो पाएगा, लेकिन फिर मैंने अपनी एक टीम बनाई जिसमें हम 6 डॉक्टर थे नायर डेंटल हॉस्पिटल के और मेरे 4 स्टूडेंट्स और 2-4 मेरे ऑफिस के स्टाफ, और हम लोग यहाँ 20 मई को आए और हमने एक शुरुआत की। तब ऐसा था कि हमारे पास एक ऑफिस भी न थी
और हम लोग बाहर कंपाउंड में बैठ के झाड़ के नीचे टेबल चेयर लगाकर हमने 10 दिन वैसे काम किया, पूरी प्लानिंग की, मेडिसिन कहाँ से आएंगे, इक्विपमेंट, चेस्ट एक्सरे मशीन, ईसीजी मशीन, लैब टेक्नीशियन, सेटअप, ये पूरा एक हमने अरेंजमेंट सिर्फ 10 दिन में किया। जून 2 को हमने ऐसे 50 पेशेंट्स एडमिशन से फर्स्ट दिन से हमने शुरुआत की और जून 17 को हमने दूसरा हॉल ओपन किया जिसमें 886 बेड थे और 3-4 दिन में हमने हॉल सी की भी तैयारी कर ली जिसमें 775 बेड थे। तो आज के दिन अगर आप देखने जाए तो हमारे पास 3 हॉल रेडी हैं जिसमें से 2 हॉल्स हम चला रहे हैं, हॉल ए और हॉल बी। तो उसमें चैलेंजेस मेनली थे शुरुआत में गेटिंग डॉक्टर्स, नर्सेज, वार्ड बॉयज, हेल्थ केयर वर्कर्स, सैनिटाइजर्स, ये थोड़ा डिफिकल्टी थी हमें शुरुआत में, लेकिन अभी हमारे यहाँ अच्छी से स्ट्रेंथ है। हमारे पास 132 डॉक्टर्स हैं और 174 नर्सिंग स्टाफ है और 204 वार्ड बॉयज हैं और हेल्थ केयर वर्कर्स हैं फॉर सैनिटाइजेशन एंड फॉर क्लीनिंग। हम यहाँ पे पेशेंट्स को फुल फ्री ट्रीटमेंट देते हैं। मैम आपने इतना ज्यादा मतलब तैयारी की, शुरुआत से ही शुरू किया पूरे उसको, हाँ तो इस दौरान अपनी खुद की फैमिलीज को काफी सफर करना पड़ता है, तो आपकी फैमिली का क्या रेस्पॉन्स रहा और कैसा रिएक्शन रहा? मैडम फैमिलीज ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। एक्चुअली जैसे मैं आपसे मैंने कहा कि मैं बहुत घबरा गई थी जब मैं यहाँ आई थी कि यहाँ एक हॉस्पिटल नहीं है, मुझे एक ट्रांजिट हॉस्पिटल तैयार करनी है, वो भी 8-10 दिन में। तो पहले तो मैंने एक नो ही बोला कि मेरा मेंटल बिल्कुल प्रेपरेशन नहीं था कि ये मैं नहीं कर पाऊंगी। तो इसमें मेरे हस्बैंड और मेरी डॉटर्स हैं, उन्होंने मेरा साथ दिया कि नहीं हो जाएगा, हम लोग साथ में मिलके यहाँ वहाँ से सपोर्ट लेकर तुम कर पाओगी। अगर तुम्हें अपॉर्चुनिटी दी गई है तो तुम केपेबल हो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, तुम शुरुआत तो करो, फिर आगे देखा जाएगा। तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और मैंने इनिशियली बोला कि मैं होटल में रहूंगी, मैं घर नहीं आऊंगी, मुझे आप लोगों को इन्फेक्ट का चांस नहीं देना है। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, तुम घर आओगी और जो कुछ भी होगा हम साथ में झेल लेंगे। तो ये उनका जो मुझे सपोर्ट मिला, आई फेल्ट वेरी गुड अबाउट इट, क्योंकि इतना स्ट्रेसफुल एरिया में काम करके एक फैमिली की सपोर्ट लगती है। जब तुम घर जाओ तो अपनी फैमिली है तुम्हारे साथ, तो यू फील गुड अबाउट इट, यू नो जी। तो मुझे होटल जो दिया गया था, मेरे पास चाबी थी, लेकिन मैं एक दिन भी नहीं गई और देन आई वेंट एंड जस्ट रिटर्न द की दैट आई डोंट नीड होटल अकोमोडेशन, आई विल बी गोइंग होम। और पेशेंट्स की तरफ से कुछ दिक्कत आती है कि अगर किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कुछ कई बार होता है ना कि लोग बहुत अच्छे से रिएक्ट नहीं करते, कुछ ऐसी दिक्कतें भी आती हैं? मैडम दिक्कतें तो रोज की आती हैं, हर 10 मिनट में एक ना एक इशू होता है, यू नो किसी को लेकिन हम लोग हैं जो हम लोग बहुत पेशेंटली काम कर रहे हैं सबके साथ। कई पेशेंट हैं, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, उन्होंने हमें मैसेजेस भेजे, लेटर्स भेजे, थैंक यू नोट्स भेजे, कॉल्स किए, लेकिन सबको सेटिस्फैक्शन देना मुश्किल पड़ता है। कई पेशेंट्स हैं, कई लोग हैं जो सब कुछ भी देकर कंप्लेंट्स तो रहती ही हैं। So we have to face at all levels, but still we are able to give satisfaction to almost 90 to 95% of the population and the people. तो कई पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जिनके बहुत ही एजेड पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अंदर है, जो कि उनको फोन नहीं कर पाते हैं, फोन रिस्पॉन्ड नहीं करता है, वो कई बार डर के हमें फोन करते हैं। तो हम अंदर सिस्टर वार्ड बॉयज को फोन करते हैं कि आप ये बेड पर जाओ और कॉल कर, अपने फोन से कॉल करो, या अभी हमें बीएमसी ने खुद के फोन्स दिए हैं तो हम पेशेंट का उनके फैमिली के साथ वीडियो कॉल्स करके उन्हें दिखाते हैं जी। और फिर भी अगर उन्हें तकलीफ है कि कई रिलेटिव्स आते हैं कि को अंदर जाना है हमारे पेशेंट को देखने को, तो ऐसा अलाउ नहीं है, हम अंदर नहीं भेजते हैं, तो हम उन्हें इधर बुला लेते हैं कंट्रोल रूम में। थ्रू सीसीटीवी कैमरास है हमारी फुल अंदर, तो हम लोग जूम डाउन करते हैं उनके पेशेंट पर, उनके बेड नंबर पर और
उन्हें दिखाते हैं कि देखिए आपका पेशेंट सही सलामत है और सब कुछ ठीक चल रहा है, तो यू डोंट हैव टू गो इनसाइड एंड रिस्क योरसेल्फ। जी। और आप जब रात को शाम को अपनी ड्यूटी के बाद जब भी घर जाते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? एक कुछ तो सेटिस्फैक्शन आता है। मैं जब आती हूँ सुबह में एक लिस्ट बनाती हूँ कि मुझे आज क्या क्या करना है, क्या मेरे जो इश्यूज हैं क्या सॉल्व कर रहे हैं, कौन से फाइल्स भेजने हैं, कौन से प्रपोजल्स भेजने हैं, कौन सी ओरिएंटेशन देनी है, देने हैं, ये सब बनाती हूँ। फिर शाम तक अगर ये अच्छा सा हो जाता है काफी सारा, तो एक फीलिंग आती है कि आज का काम, आज का दिन मेरा सफल हुआ, अच्छा सा एक शुरुआत हो गया। या आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत सारी दुआएं डॉक्टर नीलम। हौसला मिलता है ना, लगता है कुछ भी नामुमकिन नहीं ऐसी बातें सुनकर। फिलहाल मैं इजाजत चाहूंगी, आप सबसे कहूंगी कि कल से त्योहार शुरू जरूर हो रहे हैं, मगर असली त्योहार स्वस्थ तन होता है। अपने आप को स्वस्थ रखने को इस बार बंदिश में त्योहार मनाते हैं, ठीक है? आइए हाथ उठाएं हम भी, हम जिन्हें रस्में दुआ याद नहीं। और हाथ दुआ में उठाने से पहले अच्छे से साबुन से धोने हैं। बाय बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।